Hello dear students, myself Salim Sir. I cordially welcome you all on my channel Math Experto. I hope you all are fine. तो बच्चों अगले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर लगभग खत्म हो चुका था। उसमें कुछ पॉइंट्स और बचे हैं। एक पॉइंट जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आईयूपीएससी खत्म हो जाएगा और उसके बाद आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें हम जो है रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जिसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कंबसन होती है। और उसमें हम जानेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग की जाती है तो कौन किसकी बर्निंग ज़्यादा जो है यूजफुल होती है और किसकी बर्निंग जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके लिए पॉल्यूशन का जो है काम करती है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले आईयूपीएससी की लास्ट पॉइंट। देखिए, ये मान लीजिए एक आपको दिया हुआ है कंपाउंड, तो ठीक यहाँ पे आप जो भी फ्री वैलेंसी है वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो मैं हाइड्रोजन को नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं जो भी फ्री दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन। इस पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर देखा जाए तो हम कौन सी चेन लें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चेन को एज अ पेरेंट चेन लें। इसमें आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट चेन भी है और उसके साथ साथ एक साइड चेन भी है। कार्बन की दो चेन है इसमें। अब इसमें पेरेंट चेन स्ट्रेट चेन को ले कार्बन के कि साइड चेन को ले, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि ऐसी चेन को पेरेंट चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हमें मिले। अगर हम स्ट्रेट चेन को ले रहे हैं तो यहाँ पे एक दो तीन, देखिए कितने कार्बन मिल रहे हैं, तीन कार्बन मिल रहे हैं। बट अगर साइड चेन को लें तो वन टू थ्री फोर, कितने कार्बन मिल रहे हैं, फोर कार्बन मिल रहे हैं। तो हम कौन सी चेन को एज ए पेरेंट चेन लेंगे, साइड चेन को कार्बन की। ठीक, अब इसकी नेमिंग कैसे होगी। ठीक, मैंने हाइड्रोजन को यहाँ नहीं दिखाया है। ठीक, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी। अब सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे पेरेंट चेन साइड चेन को ले लिया कार्बन के, क्योंकि ऐसी चेन को पेरेंट चेन लेना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हमें मिले। अब नंबरिंग किधर से करें, अगर इस चेन को देखा जाए वन टू थ्री फोर, अगर यहां से नंबरिंग किया जाए तो हमें सेकंड पोजीशन में सब्सिट्यूएंट मिल रहा है। बट अगर यहां से नंबरिंग किया जाए तो वन टू थ्री थर्ड पोजीशन पे हमें सब्सिट्यूएंट मिल रहा है। तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से सब्सिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन मिले, जहां सब्सिट्यूएंट हमें जल्दी मिले। तो नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से वन टू थ्री फोर। ठीक, इसलिए यहाँ से नहीं किया क्योंकि यहाँ पे करने पे सब्सिट्यूएंट को थर्ड पोजीशन मिले थे, बट यहाँ से करने पे सब्सिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिले थे। तो दो चीजों का क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कि पेरेंट चेन चूज करनी है, पेरेंट चेन कौन से होने चाहिए जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम हमें मिले। और सेकंड चीज जो है उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि सब्सिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट पोजीशन मिले। ठीक, अब आइए इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछली बार आप सभी को ऑर्डर लिखाया भी था। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट लिखते हैं। सब्सिट्यूएंट पोजीशन क्या है, टू। टू, और उसके बाद नेम मेथिल। ठीक, कौन सा सब्सिट्यूएंट है, एक कार्बन वाला क्या होता है, मेथिल होता है। टू मेथिल। अब इसमें पेरेंट चेन के रूट वर्ड देखेंगे। पेरेंट चेन कौन सी है, ये साइड चेन। कितने कार्बन है, चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट होता है। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। मैंने बताया था कि डिजिट और लेटर के बीच में हाइफन का साइन लगता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन अक्सर होती है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया आज कि दो चीजों का आपको बस ध्यान देना है। आपके क्लास में आईपीएससी बस इतना ही है, 11 12 में आप आईपीएससी को डिटेल्ड पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि आपको समझ में आएगा। कई बार आपको उसमें भी ओएच एज ए सब्सिट्यूएंट, क्लास 11 12 में आपको अभी आपको ओएच एज ए फंक्शन को बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कोई कोई ऐसे कंपाउंड आपको लेंगे जहाँ ओएच भी एज ए सब्सिट्यूएंट यूज किया जाएगा। क्लास 11 12 प्रायोरिटी ऑर्डर आपको लिखा जाता है, तो वहाँ पे उसका डिटेल्ड आईपीएससी नेमिंग होता है। बट इस क्लास में आपको दो ही चीज ध्यान देना है कि पेरेंट चेन को चूज करना जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, और उसके बाद सेकंड चीज कि फंक्शनल ग्रुप या सब्सिट्यूएंट को लीस्ट पोजीशन मिले। ठीक, आईयूपीएससी यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब अगला टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अगला टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की। उसमें सबसे पहला जो है कंबसन है।
ठीक। कंबसन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक। अब सबसे पहले हम कंबसन में एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं जो है यहाँ पे मीथेन ले रहा हूँ। मीथेन का क्या फार्मूला होता है, CH4 होता है। ठीक। ये क्या है, हमारा मीथेन है। ठीक। यहाँ पे मैंने मीथेन को जो है बर्न किया, तो मीथेन को बर्न करने पे क्या मिल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, सॉरी यहाँ पे हीट और लाइट। ठीक। तो मीथेन को हम लोगों ने बर्न किया जो है। ठीक। सबसे पहला क्या आंसर है केमिकल प्रोडक्ट में, कंबसन। मीथेन को बर्न किया जो है, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम एयर। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगा और लाइट मिलेगा। इस केस में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है हीट और लाइट मिलेगी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये मीथेन जो है आपका कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड है। होता क्या है एक्चुअल में, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जब उनकी बर्निंग की जाती है, तो उनकी बर्निंग के केस में क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन इसलिए होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की मात्रा क्या होती है, अनसैचुरेटेड के कंपैरिजन में लेस होती है। तो हमारे जो एयर में है वो कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 21%। तो जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं, तो हमारा उस केस में क्या होता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा कम है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो कंप्लीट कंबसन होता है और उसमें हमारा ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो है एलपीजी सिलेंडर यूज किए जाते हैं, और एलपीजी सिलेंडर के केस में आपने देखा होगा कि जब वहां पे बर्निंग होती है, तो जो फ्लेम निकलता है वो ब्लू फ्लेम निकलता है और नॉन सूटी फ्लेम निकलता है। नॉन सूटी का मतलब ये है कि वहां पे ब्लैक स्मोक नहीं प्रोड्यूस होती है। इसीलिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा जो है कंपाउंड रहता है, उसमें आपका ब्यूटेन रहता है। एलपीजी ब्यूटेन ही होता है। तो हम देखें कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हमें जो है ब्लू फ्लेम मिलता है और नॉन सूटी फ्लेम मिलता है। वो हमारे जो है एटमॉस्फेयर के लिए जो है बहुत जो है हार्मफुल नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ब्लैक स्मोक नहीं प्रोड्यूस होता है। बट अनसेचुरेटेड केस में क्या होता है, उसमें येलो और सूटी फ्लेम मिलता है। क्यों येलो सूटी फ्लेम मिलता है, क्योंकि होता क्या है कि जैसे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उसमें कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और हमारे एयर में 21% ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जितना एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इनफ नहीं है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो है कंप्लीट कंबसन के लिए। इसीलिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इनकम्प्लीट कंबसन होता है, और वहां पे येलो और सूटी फ्लेम निकलता है। सूटी फ्लेम का अर्थ है कि वहां पे ब्लैक स्मोक हमारी प्रोड्यूस होती है, और वो हमारे जो है एटमॉस्फेयर के लिए बहुत पॉल्यूटेड काम करता है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इसीलिए जो है हमारा एलपीजी सिलेंडर्स में देखे होंगे आप, जो भी एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, उसमें ज्यादातर केसेस में एज ए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है। सेचुरेटेड में हमारा क्या आता है, एल्केन आता है, और अनसेचुरेटेड में एल्किन और एल्काइन आता है। तो ब्यूटेन एज ए एलपीजी यहाँ सिलेंडर में ब्यूटेन यूज किया जाता है, क्योंकि एल्केन्स जो होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, वो कैसा फ्लेम फ्लेम फॉर्म करते हैं, नॉन सूटी फ्लेम, जो कि इन्वायरमेंट के लिए, जो एटमॉस्फेयर के लिए हमारे हार्मफुल नहीं होता है। आई है, मैं उसको लिखता हूँ फिर आपको आगे बताता हूँ। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करें, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आता है, एल्केन आता है। अगर इसको बर्न किया जाए, तो इसके बर्निंग केस में क्या होता है, कंप्लीट कंबसन होता है, और उसमें आपको ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम जो है दिखेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप जो है घरों में जो एलपीजी सिलेंडर यूज किया जाता है, उसमें जब आप बर्निंग की जाती है, तो आपको ब्लू और नॉन सूटी फ्लेम जो है दिखता है। अब क्यों दिखता है,
क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो है कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है कंपेरेटिवली अनसेचुरेटेड के। कार्बन की मात्रा कम होने से होता क्या है कि हमारे जो एयर में है 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसको इनफ ऑक्सीजन मिलता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है तो कंप्लीट कंबसन होता है। और कंप्लीट कंबसन के केस में हमारा ब्लू और नॉन सॉलिड फ्लेम जो है दिखता है, और इसमें नॉन सॉलिड फ्लेम मतलब कि कोई भी ब्लैक स्मोक आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे। और ये एनवायरनमेंट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए हमारे हार्मफुल नहीं होता है, इसीलिए इसको अक्सर एज ए गुड फ्यूल जो है माना जाता है, इसको जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी माना जाता है। बट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है और हमारे एयर में क्या है, लिमिटेड सप्लाई है ऑक्सीजन की 21%, तो उसके कारण क्या होता है कि इस केस में इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इसमें येलो और सूटी फ्लेम दिखता है, हमारा जो सूटी फ्लेम मतलब ब्लैक स्मोक आपको दिखेगा, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन के केस में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी निकलती है, जो कि बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। और आप सभी को पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है कितना जो है इसीलिए अच्छा फ्यूल माना जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है। और इस केस में क्या होता है कि हमें जो है इनफ, एक सबसे बड़ी और जो खासियत होती है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें जो हीट मिलती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट मिलती है, बट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमें जो हीट मिलती है वो बहुत ही कम मिलती है। ठीक, तो इसीलिए जो है ये एज ए गुड फ्यूल माना जाता है, हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गुड फ्यूल भी होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होता है। गुड फ्यूल क्यों होता है कि इसमें, क्योंकि इसमें जो हीट एनर्जी मिलती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट मिलती है, बहुत ज्यादा मिलती है, और इसमें बहुत कम मिलती है। अब देखिए पेपर में जो एक सवाल इससे आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि इथाइन, ठीक, इथाइन आप सभी को पता है कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर इसको हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करें तो आप सभी को पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में हमें जो है हीट एनर्जी जो मिलती है वो बहुत ही ज्यादा इनफ नहीं होती है। ठीक, तो इसमें करते क्या है, इथाइन में हम क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने बताया था कि कार्बन की मात्रा इसमें इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, और हमारे जो इन्वायरमेंट जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा 21% ही होती है, इसीलिए इसको जो है और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है कंप्लीट कंबसन के लिए। और ऑक्सीजन और ज्यादा मिलेगा, कंप्लीट कंबसन होगा तो हमें हीट एनर्जी काफी ज्यादा मिलेगी, तो इसीलिए इथाइन के साथ क्या किया जाता है, प्योर ऑक्सीजन को, हमारा जब प्योर ऑक्सीजन इथाइन में डाला जाता है तो इस केस में होता क्या है कि इसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट की हीट और एनर्जी हमें मिलती है, और इससे क्या होता है हमारे मेटल्स की वेल्डिंग में यूज किया जाता है। ठीक, ये आप सभी को समझ में आया होगा क्यों यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो इतना इनफ नहीं है, इससे इनकम्प्लीट कम्बसन हो जाएगा, इसलिए इसको प्योर ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे क्या हो, इसमें कैसी रिएक्शन हो हमारी, जिससे इसमें जो है कंप्लीट कंबसन हो। और कंप्लीट कंबसन से एक फायदा होता है क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा हीट एनर्जी मिलती है हमें, जो कि मेटल्स के वेल्डिंग में यूज की जाती है। तो आपके पेपर में आता है कि कौन सा ऐसा जो है कंपाउंड है जो मेटल्स के वेल्डिंग में यूज किया जाता है, तो कौन यूज किया जाता है, इथाइन यूज किया जाता है हमारा जो है। ठीक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो अब आप समझ पाए कि क्यों जो है हमारे एल्केन्स जो होते हैं वो क्यों इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो है होते हैं, और क्यों हमारे अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड केस में क्या होता है कि इसीलिए अनसेचुरेटेड केस में हमें जो है प्योर ऑक्सीजन देना पड़ता है, क्योंकि अगर प्योर ऑक्सीजन हम नहीं देंगे तो उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होगा और वो एज ए यूजफुल फ्यूल हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक, ठीक, हमारी अगली रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। जो है एडिशन रिएक्शन कई प्रकार की होती है, क्लोरीनेशन भी होता है, बट आपके सिलेबस में जो बेसिकली दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजनेशन दिया हुआ है। ठीक, हाइड्रोजनेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब हाइड्रोजनेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल यूज इसका बहुत बड़ा होता है, तो उसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमारी कराई जाती है। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है।
ठीक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, और इसका कन्वर्जन किसमें हो गया, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हो गया। इसे हम बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल। और इसे किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, वेजिटेबल घी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट गया, और डबल बॉन्ड टूटने के कारण एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड टूट गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गया और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल गया। यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको। इसीलिए माना यह जाता है कि क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल है वो क्या करता है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को उसमें कंटेन करता है। इसीलिए वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा कम हार्मफुल होता है बजाय वेजिटेबल घी के जो है। सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया था। ठीक, ये डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक, तो ये माना जाता है कि वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा कम हार्मफुल होता है क्योंकि ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करता है। बट हमारा वेजिटेबल घी जो है हार्मफुल होता है, इसलिए क्योंकि ये सेचुरेटेड फैटी एसिड को कंटेन करता है, और इसका इंडस्ट्रियल बहुत बड़ा यूज है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का यूज वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये वेजिटेबल ऑयल किससे क्या कंटेन करता है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, और ये हमारा जो है सेचुरेटेड फैटी एसिड्स को कंटेन करता है, इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज जो अक्सर कंफ्यूजिंग करती है कि कैटलिस्ट क्या होता है। ठीक, कैटलिस्ट अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कैटलिस्ट सर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए तीन दोस्त हैं। ठीक, तीन दोस्त हैं। अब तीन दोस्तों में जो है, मान लीजिए दो दोस्तों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई पैसों को लेकर। एक दोस्त ने दूसरे को पैसा दिया और लड़ाई हो गई, तो वो दूसरा दोस्त जो है पैसा नहीं लौटा रहा है। तो लड़ाई उसमें तीसरा दोस्त क्या है, वो या तो लड़ाई को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक, कह के कि भाई तुम्हारा पैसा इतने दिन से लिया नहीं दे रहा है। या तो वो क्या कह सकता है कि ठीक है दे देगा भाई, वो जो है पैसा लौटा देता है, उसकी ऐसी आदत नहीं है। तो वो ऐसे लड़ाई को कम कर सकता है, लड़ाई को जो है वो बढ़ा भी सकता है। तो कैटलिस्ट वही काम करता है, वो रिएक्शन की रेट को क्या करता है, अल्टर करता है। तो इंक्रीज कर देता है तो डिक्रीज कर देता है। बट वो तीसरा दोस्त क्या होगा, वो उस झगड़े में खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। वही काम कैटलिस्ट का होता है। ये जो है रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, ये क्या करता है, रिएक्शन के रेट को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे वो तीसरा दोस्त क्या करता था, कर सकता है कि वो चुगली करके झगड़े को बढ़ा भी सकता है, और वो चाहे तो वहां पे झगड़े को कम भी कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कैटलिस्ट आप दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक, आज हमने जाना जो है कि कंबसन क्या होता है और एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अब अगले लेक्चर में मैं आपको डिहाइड्रेशन के बारे में बताऊंगा, ऑक्सीडेशन के रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद स्टरीफिकेशन के बारे में बताऊंगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक, ये दो बीकर है मान लीजिए, ये सवाल अक्सर पेपर में आता है, ठीक, स्टेटमेंट फॉर्म में। ये मैं आप लोग को अगले लेक्चर में बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। ये दो बीकर है मान लीजिए, और दोनों बीकर में एक में हमारा इथेनॉल है और एक में हमारा इथेनोइक एसिड है। तो इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है, और इथेनोइक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस बीकर में इथेनॉल है और किस बीकर में इथेनोइक एसिड है। हमें मान लीजिए दो बीकर दिया गया और उसमें इथेनॉल इथेनोइक एसिड को डाल दिया गया, तो हमें ये नहीं बताएगा किसमें इथेनॉल है किसमें इथेनोइक एसिड है, और कह दिया जाएगा तुम बताओ कि किसमें इथेनॉल है और किसमें इथेनोइक एसिड है। तो ये कैसे पता किया जाता है, मैं आप सभी को अगले लेक्चर में बताऊंगा। कैसे पता किया जाए किस बीकर में हमारा इथेनॉल है और किस बीकर में इथेनोइक एसिड है। ये सवाल बोर्ड में कई बार आ चुका है स्टेटमेंट फॉर्म में कि हाउ यू डिस्टिंग्विश इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बाय केमिकल टेस्ट, जो है ये सवाल कई बार आ चुका है। तो अगले लेक्चर में आप सभी को इस सवाल के बारे में बताऊंगा। और जो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, स्टरीफिकेशन, जिसमें से बोर्ड में आना ही आना है सवाल, वो भी मैं आप सभी को अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद है आप सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप सभी को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप सभी को हमारे जो है वीडियोज और लेक्चर से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जो है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।